नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे। आज हम जो 6 से लेकर 8 तक की जो सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं, बुक चलती हैं, जो चैप्टर है, चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आज। यानी 6 से लेकर के बात करेंगे, 6 से लेकर 8th क्लास तक की जो बुक है, ठीक है, जो हमारे सरकारी स्कूलों में चलती है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उनकी बुक से संबंधित जो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर में जो पीछे के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैं एक जो क्लास है वो उन क्वेश्चनों की लेकर आ गई हूँ। 6, 7 और 8th क्लास की किताबों से क्वेश्चन है ये वाले। वेदों की संख्या है 2, 3, 4, 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए क्या होगा। वेदों की संख्या, ठीक है, वेदों की संख्या 6 से लेकर 8 तक की जो पुस्तक है, बुक है, उनकी ही क्या है ये प्रश्न है। तो देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। और अपने साथी को, किसी को जो तैयारी कर रहा है, रीट के एग्जाम दे रहा है, उसको भी सेंड कर देना, ताकि 23-24 को जो रीट के एग्जाम होने वाली है, वहां से अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको भी गलत नहीं कर पाओ, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? क्या होगा? वेद तो संख्या में 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद संख्या में कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो कितने हो गए भाई? 4 हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपने यही दिया है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। वेदों की संख्या कितनी है भाई? 4 है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा, सिंधु, गोमती या द्रस्तती? फटाफट से आंसर कीजिए। क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा भाई। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा, ये व्यास नदी का नाम था। सिंधु को सिंधु नदी कहा जाता था, ठीक है, सिंधु को सिंधु नदी कहा जाता था। बताइएगा, सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती या द्रस्तती? सरस्वती या द्रस्तती, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन डी आंसर किया है उसका सही है और बाकियों का सही नहीं होगा। देखो, वैदिक कालीन में नदियों के कुछ नाम थे, जैसे कि सिंधु, सिंधु नदी को सिंधु कहा जाता था, ठीक है, बात हो गई हमारी यहाँ पे। सिंधु, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। झेलम को क्या कहा जाता था? वितस्ता। चिनाब को अश्किनी कहा जाता था। चिनाब को क्या कहा जाता था भाई? अस्किनी कहा जाता था, ठीक है। व्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा। व्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। सतलज को सतुद्री कहा जाता था। सतलज को सतुद्री कहा जाता था, ठीक है। और सदानीरा, गंडक को कहा जाता था सदानीरा, ठीक है। गंडक को क्या कहा जाता था? सदानीरा कहा जाता था, ठीक है। और सरस्वती या द्रस्तती, घग्गर को क्या कहा जाता था? सरस्वती या द्रस्तती, ठीक है, सरस्वती या द्रस्तती। तो यही तो पूछा है ना, द्रस्तती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर साइन करना है। सारी नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस, विक्रमशिला? बताइएगा क्या आंसर होगा। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य था? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, बताइए
आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस या विक्रमशिला? चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। कुटिल नीतियों के कारण वह कौटिल्य कहलाया। और मूल नाम क्या था? जब अभी बात हुई हमारी, विष्णुगुप्त इसका मूल नाम था और कुटिल नीतियों के कारण कौटिल्य कहलाया। और इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक में हमको मौर्यकालीन राजनीति के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो क्या होगा? कौन से विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे? चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रमुख आचार्य था, ये ध्यान में रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थिति कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो थर्ड नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? बताइएगा, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? चौथा क्वेश्चन, सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? फटाफट से आंसर कीजिए। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? हाँ जी, क्या आंसर होगा? मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। हाँ जी, मैगस्थनीज, जिसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था। और इंडिका पुस्तक से हमें मौर्यकालीन प्रशासन की क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। उसके बारे में बात करें, मैगस्थनीज किसका राजदूत था, है ना? किसके दरबार से आया था? तो ध्यान रखना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आता है? ये भी ध्यान में रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और जो सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर के उत्तरी पूर्वी भागों का गवर्नर था। और इस सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी था मैगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इसके द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की जाती है। इंडिका पुस्तक का विषय क्या माना जाता है? मौर्यकालीन प्रशासन माना जाता है। क्या आंसर किया आपने? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आंसर होगा इसमें बी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, पांचवा, अशोक विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? इसको हटा देंगे। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा है सिकंदर, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है सम्राट अशोक। क्या होगा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? विक्रमादित्य, ए, बी, सी या डी? जल्दी उत्तर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी कीजिए। ए, बी, सी या डी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, सिकंदर ने नहीं, क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य, इसके अलावा क्या नाम मिलता है इसका? विक्रमांक भी नाम मिलता है। परम भागवत की भी उपाधि इसने धारण की थी। परम भागवत, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, शकारी, ये भी इसकी उपाधि है, सकारी। ठीक है ना? इसके अलावा भी और बहुत सारी उपाधि इसके धारण की जाती हैं, जैसे कि देवगुप्त इसको कहा जाता है, देवराज इसको कहा जाता है, देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही होगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, वाराणसी, मथुरा या फिर अयोध्या? क्या आंसर होगा? ए, बी, सी, डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर की स्थिति तो कहां पर है भाई? जयपुर में है। वाराणसी यूपी में, मथुरा
यूपी में, अयोध्या यूपी में। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन सी थी? मत्स्य, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय भी बिताया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय भी बिताया था, याद रखना। और जो कि राजस्थान का कैसा महाजनपद था? एक मात्र महाजनपद था, जो कि राजस्थान का क्या भी था भाई? एक मात्र महाजनपद था। आंसर पता चल गया होगा अब तो। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जिसको बैराट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? बैराट के नाम से भी जाना जाता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, विराटनगर। सातवां क्वेश्चन आंसर देना है आप सभी विद्यार्थियों को। फटाफट से शेयर कर दो क्लास को, लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जल्दी कीजिए। हाँ जी, अब देखो आगे हम कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? अब सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। आगे हम किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं? सातवें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद, दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद स्थित था? मत्स्य, सूरसेन, मगध या अश्मक? बताइएगा क्या होगा उत्तर। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? बताओ, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? क्या होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। हाँ जी, क्या होगा? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अश्मक था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? पोतन थी। मत्स्य की तो हो ही गई, क्या थी राजधानी? विराटनगर थी। सूरसेन की क्या थी राजधानी? मथुरा थी। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी क्या थी भाई? पाटलिपुत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, ठीक है, कौन सा था वो? अश्मक था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। जिस विद्यार्थी ने डी किया है उसका ही सही है भाई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अथर्ववेद या उपनिषद? बताइए। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जिन 16 राज्यों में बटा हुआ था उसको ही क्या कहा गया था? 16 महाजनपदों के नाम से जाना गया था। इस चीज ध्यान में रखना। कुल 16 महाजनपद थे संख्या में, हर की एक राजधानी थी। यहाँ से क्वेश्चन वो पूछा जाता है, राजधानियों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राचीन कौन सा था? दक्षिण भारत का कौन सा था? मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाला हुआ अपने चैनल पे, वो भी देख लेना आप लोग जिसने नहीं देखा है तो। स्पेशल जो क्वेश्चन है महाजनपद काल के वो डाल रखे हैं मैंने, 10 मिनट का एक टॉपिक है उसमें। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद? क्या होगा इसमें? जो सही आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या था? अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या था? भगवती सूत्र। क्या नाम था? भगवती सूत्र। इनमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इनमें भी सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कौन सा था? अंगुत्तर निकाय। इनमें भी सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कौन सा था? अंगुत्तर निकाय था। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, अंगुत्तर निकाय। स्तंभ ए को स्तंभ ब के साथ में सुमेलित करना होगा और फिर सही आंसर देना होगा। ठीक है, स्तंभ ए और स्तंभ ब, अच्छा कूट तो मैं दी नहीं हूं, आप सुमेलित करके वैसे भी निकाल सकते हैं। ब्रह्मदेय, अग्रहार, देवदान, नाडू। छोटी प्रशासनिक इकाई, मंदिर को दिया गया दान, पुजारियों को दिए गए, पुजारियों के लिए गांव, ब्राह्मणों के लिए गांव। बताओ क्या होगा सही आंसर? बताइए क्या होगा इसमें, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर आप सभी को देना है।
स्तंभ ए को स्तंभ ब के साथ सुमेलित करके फिर आपको कूट बना के आपको ही साइन कर देना है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। ब्रह्मदेव अग्रहार, अग्रहार देवदान नाडू, देवदान। बताइएगा 90 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है 6, 7, 8 क्लास की जो किताबें चल रही हैं सरकारी स्कूलों में, पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना वो वाले क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्या होगा। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के गांव, अग्रहार पुजारियों के गांव। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के, अग्रहार पुजारियों के, अग्रहार पुजारियों के। देवदान मंदिर में दिए, सॉरी, देवदान मंदिर को दान में दिए गए। नाडू छोटी प्रशासनिक इकाई, यानी ए का तो क्या होगा 4, बी का क्या होगा 3, सी का क्या होगा 2 और डी का क्या होगा 1। अगर कूट दिया हुआ था तो उसमें अगर ये वाला ऑप्शन होता ना ये सही माना जाता, 4, 3, 2, 1। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के गांव, ठीक है। अग्रहार पुजारियों के लिए गांव, देवदान मंदिर को दान में दिए गए गांव, नाडू छोटी प्रशासनिक इकाई, ठीक है। सही आंसर निकल गया 4, 3, 2, 1, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, चीन, नेपाल। ये तो सिंपल है ना, ये तो आराम से बता सकते हो, कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, चीन, नेपाल। भारत का पड़ोसी देश, सिंपल सी बात है। इंग्लैंड कहां पर है, नहीं है ना। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, लेकिन इंग्लैंड नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का सही। हाँ जी, क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा है इसमें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास। सही क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपके साथ, सही क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, सही उत्तर बताइए फटाफट से। सही उत्तर क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11वें नंबर का क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। बताइएगा सबसे पहले किसका उत्खनन किया गया, किसकी खोज की गई, किसका उत्खनन किया गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। क्या उत्तर होगा इसका। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का कौन सा जिला, लरकाना जिला कहां पर है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां पर स्थित है, मोंटीगोमरी, मोंटीगोमरी वर्तमान में शाहीबाल बोलते हैं, ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में। कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कहां पर है, राजस्थान में है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। लोथल कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, तो सबसे पहला उत्खनित स्थल कौन सा था इस अकॉर्डिंग, हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी,
दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की जाती है। कालीबंगा की खोज 1961 में माधव स्वरूप 1961 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? 2-3 व्यक्तियों का नाम इसमें यहाँ पे स्पेशली माना जाता है। 1961 में खोज होती है। 1969 से 69 के बीच में कालीबंगा का क्या उत्खनन होता है, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। लोथल 1953 से 57 के बीच में SR राव के द्वारा इसका खोज उत्खनन किया जाता है। तो पहला स्थान 1921 में कौन सा हो गया? हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता ईसा से कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है? 13वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। 2000, 5000, 2500 या 4000? ठीक है, क्या आंसर होगा? सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है, कितनी पुरानी है ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ही बता दो कितना है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। बाकी और भी मत है, ठीक है, यानी लगभग 2500 से 1700 के बीच में इसके मत आते हैं। तो 2000 वर्ष पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी, 2500 वर्ष पुरानी, 4000। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा 2500 वर्ष। कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2500 वर्ष पुरानी। हाईएस्ट 2500 मान सकते हैं इसको, है ना, लोवेस्ट नहीं माना है, हाईएस्ट नंबर नहीं देखा इसमें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1919, 1942, 1905। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या? लोगों का समूह है। बराबर से शेयर करो क्लास को, एक बार लाइक कर दो। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। प्रथम अधिवेशन बंबई में व्योमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में होता है, जो प्रथम भारतीय पारसी प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे प्रथम, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। तो स्थापना कब हुई थी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 15वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1897, 1857, 1947, 1950। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1897, 1857, 1947, 1950। बताओ 15वें नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 15वें नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर आपको देना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? हाँ जी, 1897 नहीं, 1950 नहीं, 1947 नहीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो कब हो जाता है? 1857 की क्रांति, इसको ही माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि असफल होती है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्रांति का समय से पहले होना, संपूर्ण भारत में ना होना, संपूर्ण भारत में एक साथ ना होना, राजाओं का साथ ना देना, बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, गोद निषेध प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, विलय का सिद्धांत को त्याग दिया जाता है ना, ब्रिटिश भारतीय सेना का पुनर्गठन किया जाता है, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद दिए जाते हैं और भारतीयों का भी सहयोग लिया जाता है, लेकिन फिर भी असफल होती है क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट, रेशम को कहां से मंगाया जाता था? रेशम को कहां से मंगाया जाता था? बिहार से, मैसूर से, चीन से, हिमालय से। बताओ क्या होगा? रेशम को कहां से मंगवाया जाता था? रेशम को कहां से मंगवाया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिहार होगा, मैसूर होगा, चीन होगा, हिमालय होगा। आंसर कीजिए फटाफट से, और फटाफट से शेयर भी कर देना क्लास को, लाइक भी कर देना, और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहे।
रेशम को कहां से मंगवाया जाता था? सही आंसर होगा चीन, है ना। कई बार सुना होगा रेशम मार्ग, ठीक है। तो कहां से मंगवाया जाता था? चीन से। राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? कर, खेती, व्यापार, यातायात। राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? जल्दी आंसर कीजिए। राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? हाँ जी, क्या आंसर होगा? राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? ये क्वेश्चन है अगला। ओके, क्या होगा? कर होगा, खेती होगा, व्यापार होगा, यातायात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पे गए, यहाँ पे कर रखा है, लेकिन खेती होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। पश्चिम एशिया में कौन सा सिंचाई का साधन हमारे यहाँ प्रचलन में आया था? हमारे यहाँ प्रचलन में आया था। रहट, बावड़ी, कुआं या कुंड? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पश्चिम एशिया से कौन सा सिंचाई का साधन, पश्चिमी एशिया से कौन सा सिंचाई का साधन हमारे यहाँ प्रचलन में आया था? रहट, बावड़ी, कुआं या फिर कुंड? क्या होगा सही आंसर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? रहट। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा रहट। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस या मेयो? बताइएगा, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? 19वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको करना है। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? जल्दी आंसर दीजिए। लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस, मेयो? मेयो नहीं होगा। क्या कहना है आपका? लॉरेंस नहीं होगा, डलहौजी नहीं होगा, तो क्या होगा? कैनिंग। कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय यही भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 के अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लग गया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही माने जाएंगे, प्रथम वाइसराय भी यही माने जाएंगे। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी गोविंद गुरु। क्या होगा सही उत्तर? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ जी, बताइए क्या होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु नहीं, राजा राममोहन राय नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं। क्या होगा फिर? वेरी गुड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो देखो, कुछ दिनों से हमने तैयारी शुरू की है, बहुत सारे प्रश्न, जितना टाइम मिला उतने प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बहुत अच्छे से दिमाग को फ्री रखकर, टेंशन फ्री रहकर आपको ये वाली एग्जाम देनी है, रीट की एग्जाम। उसके बाद में जो विद्यार्थी रीट में सफल होंगे, उसकी 3rd ग्रेड की जो एग्जाम लगेगी उसकी तैयारी भी हम रीट के बाद में शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग तुरंत एग्जाम दे करके उसमें अपन को जुटना है। और अपने चैनल पे हम ग्रेड 3rd की, ग्रेड 2nd की, ग्रेड 1st की, तीनों ग्रेड की तैयारी कराएंगे। और जो विद्यार्थी ग्रेड 3rd की करेगा उसको ग्रेड 3rd की करवाएंगे, जो 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहता है वो उसको 2nd ग्रेड की, और जो 1st ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, अलग अलग सेगमेंट हमारे चलेंगे। तो बहुत अच्छे से जो एग्जाम है आपकी, चाहे 23 तारीख को हो चाहे 24 तारीख को हो, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेंगे तो जो आते आते क्वेश्चन है वही गलत हो जाएंगे। प्रेशर नहीं लेना है, आराम से आपने इतने टाइम से अच्छे से स्टडी की है तो आराम से क्वेश्चन अच्छे आएंगे, आपने पढ़े हैं वही आएंगे, और आराम से उनको करना है। हमारा साथ है, आपने खुद तैयारी की, आपका खुद का साथ है, अपने परिवारजनों का साथ है, अपने गुरु का साथ है, सबका साथ है, सबका आशीर्वाद है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपको सफलता प्राप्त हो।
और जल्दी ही आपकी सफलता की खुशखबरी मैं सुन लूं और उसके बाद में हम ग्रेड 3 की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, पास होना, सफल होना। मिलते हैं एग्जाम के बाद में ग्रेड 3 की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।